साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th के मॉडल सेट लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको सोशल साइंस के सभी विषयों को पढ़ाएंगे। आज हम सोशल साइंस के कुल 120 प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहें और इसके प्रश्नों को उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहें और ये कंफर्म होते रहें आप कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, ताकि आपके अंदर में आत्मविश्वास जगे कि आपने 120 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए बिना देर करते ये शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है मेजनी ने, ऑप्शन बी है हिटलर ने, ऑप्शन सी है बिस्मार्क ने और ऑप्शन डी है विलियम फर्स्ट ने। तो दोस्तों, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था, रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था वह बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वह बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक याद कर लेंगे और अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हैगफोर्ड की संधि कब हुई? हैगफोर्ड की संधि कब हुई? ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये ऑप्शन नंबर ए है इसका 1864, ऑप्शन नंबर बी है 1866, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1870 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1871। तो दोस्तों, हैगफोर्ड की संधि जो हुई थी, हैगफोर्ड की संधि जो हुई थी वह 1871 ईस्वी में हुई थी। हैगफोर्ड की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है फरवरी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी है नवंबर 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी है अप्रैल 1917 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वह नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। और दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति के जो नेता थे वह है ना, बोल्शेविक क्रांति के नेता जो थे वह लेनिन थे। बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन थे। इन्हीं के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वह हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला सुंदर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों, लाल सेना का गठन जो किया था वह किसने किया था? ऑप्शन ए है हमारा कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन बी है स्टालिन ने किया था या ऑप्शन सी है ट्रॉट्स्की ने किया था या ऑप्शन डी है केरेंस्की ने किया था। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या। लाल सेना का जो गठन किया था वह किया था ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना का गठन जो किया था वह ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की ने ही लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है इसका 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1917 ईस्वी। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह 1917 ईस्वी में हुआ था और यह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। चंपारण में नीलहे किसानों के अत्याचार को देखते हुए नीलहे किसान पर हुए अत्याचार को रोकने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और यह चंपारण में गांधी जी आए थे राजकुमार शुक्ल के निवेदन करने पर। गांधी जी चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ल के निवेदन करने पर गांधी जी चंपारण आए थे। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा जो है वह सामने रखी थी। चंपारण के किसानों की दुर्दशा सामने रखी थी, जिसमें उसने बताया था कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा प्रचलित है। चंपारण में तिनकठिया प्रथा प्रचलित है, जिसमें किसानों को 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करनी होती थी। 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करनी होती थी, जिससे है ना, और दोस्तों जिस खेत में नील की खेती होती थी
वह खेत बंजर हो जाया करते थे, अनर्वर हो जाया करते थे, जिससे अगले साल दूसरा फसल बोने पर अच्छी पैदावार नहीं देते थे, जिससे किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, जिससे किसान बड़े दुखी थे और इस नील की खेती से मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए गांधी जी चंपारण आए और 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और दोस्तों यह आंदोलन सफल रहा और इस आंदोलन के बाद चंपारण में जो है यह है ना नील की खेती को बंद कर दिया गया। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का सबसे पहले सफल आंदोलन कौन था? तो यही था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण विद्रोह को ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1973 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 1975 ईस्वी में। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 1770 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वह 1770 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था 1770 ईस्वी में। और दोस्तों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था वह जेम्स हारग्रीव ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था वह जेम्स हारग्रीव ने किया था। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कारक हैं, सेफ्टी लैम्प के आविष्कार जो है वह हम्फ्री डेवी है। हम्फ्री डेवी जो है वह सेफ्टी लैम्प का आविष्कार है। यहाँ पे डेवी लिखा हुआ है लेकिन दोस्तों इनका पूरा नाम जो है वह हम्फ्री डेवी है। उनका पूरा नाम हम्फ्री डेवी है ना, इनका पूरा नाम हम्फ्री डेवी है। इन्होंने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। दोस्तों सेफ्टी लैम्प होता क्या है ये आपको बता दें तो कोयला खदानों में मजदूरों को काम करने के लिए है ना, वहां काम करने के लिए हम्फ्री डेवी ने एक लैंप बनाया जिसमें फैक्ट्री के मजदूर जो है वो अपने माथे पर वो लैंप जो है वो पहन लेते हैं, टोपी की तरह माथे पर वो लैंप पहन लेते हैं, जिससे खुदाई करने में उनको आसानी होती है क्योंकि उस लैंप के प्रकाश से वे आसानी से खुदाई कर सकते हैं। तो एक बड़ी क्रांति थी मजदूरों के लिए यह काफी लाभदायक हुआ यह सेफ्टी लैंप। इसलिए सेफ्टी लैंप के जो आविष्कारक थे वह हम्फ्री डेवी थे। अगला क्वेश्चन है चीन में क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 1948 ईस्वी में। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी और दोस्तों चीन की जो क्रांति हुई थी वह सन्यात सेन के नेतृत्व में हुई थी। चीन की जो क्रांति हुई थी वह किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सन्यात सेन के नेतृत्व में हुआ था। चीन की क्रांति सन्यात सेन के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी है यंग इंडिया, ऑप्शन सी है बंगाली और ऑप्शन डी है बिहारी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पहला विश्व बाजार कौन था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंड्रिया था, ऑप्शन बी है दिलमुन था, ऑप्शन सी है मैनचेस्टर था या ऑप्शन डी है बहरीन था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प संख्या ए हो जाएगा यानी कि अलेक्जेंड्रिया। पहला विश्व बाजार के रूप में जो है वह अलेक्जेंड्रिया उभर कर सामने आया था। और दोस्तों आपको बता दें यह अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार जो है वह बसाने का जो काम किया था वह
पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? वो तो अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार जो है उभर कर सामने आया था। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार आप लोग बताइए, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला विश्व बाजार के रूप में जो शहर अलेक्जेंड्रिया नामक शहर उभर कर आया था, यह किसने बसाया था? यह शहर को किसने बसाया था? अलेक्जेंड्रिया नामक, है ना, अलेक्जेंड्रिया नामक शहर को किसने बसाया था? अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार को किसने बसाया था? अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार को किसने बसाने का काम किया था? यह आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना। अगला क्वेश्चन है सोपानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मरुस्थलीय मृदा जो है वह राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा जो है वह राजस्थान में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। विकल्प संख्या बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार जो है उसको बसाने का काम किया था अलेक्जेंडर महान ने। अलेक्जेंडर महान ने अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार जो है वो बसाने का काम किया था अलेक्जेंडर महान ने। और कब बसाने का काम किया था? 331 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है हरियाणा में और ऑप्शन डी है पंजाब में। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या बी, यानी कि उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। और आपको हम बता दें, क्वेश्चन आता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अति सिंचाई से। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह अति सिंचाई है, यानी कि पंजाब में अधिक सिंचाई करने से भूमि की गुणवत्ता जो है वह कम हो गई है। भूमि की गुणवत्ता जो है वह कम हो गई है। अगला क्वेश्चन है जूट किस जलवायु का पौधा है? ऑप्शन है शीत जलवायु का, ऑप्शन बी है शीत और आर्द्र जलवायु का, ऑप्शन सी है उष्ण और आर्द्र जलवायु का, ऑप्शन डी है उष्ण जलवायु का। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि उष्ण और आर्द्र जलवायु का। जूट जो है वह उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। अगला क्वेश्चन है अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ऑप्शन है चाय की, ऑप्शन बी है कहवा की, ऑप्शन डी है तंबाकू की। दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि कहवा की। अरेबिका जो है वह कहवा की उत्तम किस्म है। अगला प्रश्न है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनेट का, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो दोस्तों भोपाल त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था वह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? ऑप्शन है स्टील उद्योग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम उद्योग या ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वह दूरभाष कंप्यूटर और इस संयंत्र का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वह दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करता है। और दोस्तों भारत को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है वह किसे कहा गया है? तो लखनऊ को कहा गया है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है वह लखनऊ नहीं बेंगलोर को कहा गया है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है वह बेंगलोर को कहा गया है ना। नवाबों का शहर लखनऊ है। नवाबों का शहर जो है वह लखनऊ है और भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है वह बेंगलोर है। अगला क्वेश्चन है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है ना। तो दोस्तों कहलगांव जो है वह भागलपुर में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वह भागलपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कांठी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है?
दोस्तों आपको इसके बारे में खूब जानते होंगे। कांटी जो है वह मुजफ्फरपुर जिला का है ना, मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। कांटी जो है वह मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है और कांटी तापी विद्युत परियोजना जो है वह मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है उच्च आवाज प्रदर्शन करने के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह लेहमान हो गया। उच्च आवाज प्रदर्शन करने के लिए हैस्यूर का विधि का विकास किया था वह हमारे लेहमान जी ने किया था, लेहमान ने किया था। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व दिशा से, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी पश्चिम पूर्व दक्षिण दिशा से, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम दिशा से और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम दिशा से। दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर जो दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना जो की जाती है वह उत्तर पश्चिम दिशा से की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से आपको कौन सा कथन सही लग रहा है? विकल्प ए है कथन 1, 2 और 3, विकल्प बी है कथन 1 और कथन 2, विकल्प सी है कथन 2 और कथन 3 और विकल्प डी है सिर्फ कथन 3 सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में आप सोच के बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि कथन 1 और कथन 2 सही है, बाद बाकी कथन जो है वह गलत है। जहां कथन 1 में है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, ये बिल्कुल सही है। और कथन 2 है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, बिल्कुल सही है। लेकिन कथन 3 जो है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है, यह गलत कथन है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, ऑप्शन डी है जेड गूरी। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह विकल्प संख्या डी हो जाएगा यानी कि जेड गूरी। निम्नलिखित व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी जो थे वह जेड गूरी नहीं थे, बाद बाकी सभी जो है वह रंग भेद के विरोधी थे, रंग भेद के विरोधी थे। यानी कि इन जो नेताओं जो शेष नेता बच गया किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्बन ये जानते थे, ये चाहते थे कि लोकतंत्र में किसी प्रकार के रंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, लेकिन जेड गूरी जो मानते थे कि रंग के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2004 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2006 में या ऑप्शन डी है 2007 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 2005 में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है वह 2005 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन बी है लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी है भारत नेपाल के बीच संबंधों की ओर बेहतर करना या ऑप्शन डी है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई थे, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण थे, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह टिकैत थे और ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह थे। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के मुख्य जो नेता थे वह थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वह भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, भारतीय किसान यूनियन के नेता जो थे वह महेंद्र सिंह टिकैत थे। अगला क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन में से किस प्रांत में चलाया गया था? ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। दोस्तों 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा
विकल्प संख्या सी यानी कि आंध्र प्रदेश। नारी विरोधी आंदोलन थे वह आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 50%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 33% या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है लोकसभा में, ऑप्शन बी है विधानसभा में, ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था में और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल में। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी है संसद करता है या ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 30 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। आपको हम बता दें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से मतलब क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से हमारा मतलब होता है जनता सीधे शासन न करके जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करता है। भारत जैसे देशों में जनता स्वयं शासन न करके जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि 5 साल के लिए शासन करता है। इसलिए भारत जैसे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वह कायम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है भारत में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत जैसे देशों में भारत में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वह भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से हमारा मतलब है कि यहाँ जो है वह कुछ अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण है और कुछ अर्थव्यवस्था पर जो है वह निजी व्यक्तियों का अधिकार है। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त रूप को ही क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि भारत में कुछ स्कूल प्राइवेट है, कुछ स्कूल सरकारी है ना, कुछ अस्पताल सरकारी है, कुछ अस्पताल जो है वो प्राइवेट है। यानी कि यहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाएं कार्य करती है, दोनों संस्थाएं पाई जाती है। इसलिए भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उदारीकरण और निजीकरण के संयुक्त रूप को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण और निजीकरण के संयुक्त रूप को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि 15 मार्च 1950। दोस्तों योजना आयोग का गठन जो किया गया 15 मार्च 1950 को किया गया था और योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम बार योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को लागू हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है वह जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित
जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम जो है वह नीति आयोग है। भारत उपभोक्ता संरक्षण नियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन 1986 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1987 में और ऑप्शन डी 1988 में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण नियम जो है 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी है 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी है 19 मार्च और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल को। तो दोस्तों 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी। विकल्प संख्या बी हो जाएगा, यानी कि 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था, कब हुआ था? यानी कि कहता है कि भारत में जो है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो आप लोग भी जानते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी वह 1991 ईस्वी में लागू हुई थी। भारत में 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति जो है वह लागू की गई थी और उस समय भारत के उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कि उस समय जो थे भारत में वित्त मंत्री कौन थे? 1991 ईस्वी में भारत में वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों चलो आंसर बता देते हैं। उस समय भारत में जो है वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और वे 1991 में वित्त मंत्री थे। उन्हीं के प्रयासों से भारत में एलपीजी आया। एलपीजी मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, है ना। ई फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि, है ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो लाने का काम किया था वह उन्हीं के प्रयासों से हुआ और उन्हीं के प्रयासों से आज जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी मजबूत हो रही है और इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है, उन्हीं के अथक प्रयासों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है? ऑप्शन ए है उपभोग, ऑप्शन बी है ब्याज, ऑप्शन सी है संपत्ति और ऑप्शन डी है जमीन। तो दोस्तों बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह उपभोग है। बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह उपभोग है, क्योंकि बाजार में वस्तुएं बिक रही है और लोग उसका उपभोग नहीं करेगा तो फिर नई वस्तु खरीदेगा नहीं। अब जब नई वस्तु नहीं खरीदेगा तो बाजार आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह उपभोग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र मान्यता कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या 8 भागों में? तो 37 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि ए यानी कि 2। भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। भारत में सरकारी सेवा को 2 भागों में बांटा गया है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा के अंतर्गत हमारा प्राइवेट सरकारी बैंक हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया। इसके अलावा गैर सरकारी सेवा में जो है वह प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट जो है वह वाहन वगैरह हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिखने से कौन प्राकृतिक आपदा है? यानी कि प्रकृति में घटने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जो स्वतः होती है या स्वतः होती है। तो आग लगना नहीं, आग लगना जो है वो मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट नहीं, बम विस्फोट जो है वो मानव जनित आपदा है। रासायनिक दुर्घटना नहीं, ये भी मानव जनित आपदा है। भूकंप, हाँ, ये जो है वह प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि भूकंप जो है वह हम नहीं करते हैं बल्कि यह प्राकृतिक में स्वतः घटित होती है यह घटना, इसलिए भूकंप जो है वह प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है जापान को कहा जाता है, ऑप्शन बी है चीन को कहा जाता है, ऑप्शन सी है भारत को कहा जाता है या ऑप्शन डी है बांग्लादेश को कहा जाता है। तो दोस्तों भूकंप और ज्वालामुखियों का देश जो है वह कहा जाता है जापान को। जापान में रोज भूकंप आता है,
जापान में रोज भूकंप का आता है, रोज भूकंप जापान में आता है, इसलिए जापान को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है जल की अधिकता, ऑप्शन बी है नदी की तली में अवसाद का जमा होना, ऑप्शन सी है वर्षा की अधिकता, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नदियों में बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण जो है नदी की तली में अवसाद का जमा होना। नदी की तली में अवसाद का जमा होना नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण है, क्योंकि नदी जो है वह अगर मिट्टी से अवसाद से भर जाएगी तो उसका जो तटबंध जो है, तटबंध का पानी जो है वह तटबंध से तोड़कर पानी बाहर आ जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से हमने मॉडल से प्रैक्टिस 1 जो है वह खत्म कर दिया है। अब हम मॉडल से प्रैक्टिस 2 जो है वह स्टार्ट करेंगे। मॉडल से प्रैक्टिस 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मॉडल सेट प्रैक्टिस 2 का हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पहला क्या है? प्रश्न पहला है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों, इटली जर्मनी के एकीकरण में कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबुल को विक्टर एमेन्युअल के पद पर किसने नियुक्त किया था? काउंट काबुल को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है सेनापति के रूप में, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत के रूप में, या प्रधानमंत्री के रूप में, या गृह मंत्री के रूप में। तो दोस्तों, काउंट काबुल को विक्टर एमेन्युअल ने जो है वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सभी लोग जानते हैं रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस के सम्राट। रूस के सम्राट को ही जार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन बी है जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन सी है इटली में हुआ था, या ऑप्शन डी है रूस में हुआ था। दोस्तों, 4 का आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता जो है घड़ी बनाने का काम करते थे, यानी कि घड़ी साज थे। इनके पिता एक घड़ी साज थे और कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया था। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जो था वह जेनी था, जो उनके बचपन के मित्र थे। इसलिए कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया था। पहला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दिया था वह बारदोली की महिलाओं ने दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था और यह बारदोली सत्याग्रह के दरमियान दिया गया था। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वह 1918 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1918 ईस्वी में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बारदोली। बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। रंपा विद्रोह जो हुआ था वह कब हुआ था? का राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह जो हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? यह भी काफी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है 1820 में, ऑप्शन बी 1855 में, ऑप्शन सी 1860 में, या ऑप्शन डी है 1870 में। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 1860 में। 1860 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। तो दोस्तों, आपको हम बता दें लंदन में 1860 में ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी और भारत में 2010 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है लागू हुआ था। सोच है हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1944 में, या 1952 में।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि 1944 में। ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में। अगला प्रश्न है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए है फ्रांस का, ऑप्शन बी है रूस का, ऑप्शन सी है अमेरिका का, ऑप्शन डी है इंग्लैंड का। दोस्तों 9 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि फ्रांस का। रूसो जो था वह फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए है लाल सेना का, है ना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना का, कार्बोनरी से, फिलिक हेंडरिया से या डायर से? तो दोस्तों मेजनी का संबंध जो था वह कार्बोनारी से था, क्योंकि मेजनी ने कार्बोनारी नामक संगठन बनाया था। कार्बोनारी नामक संगठन जो है वह मेजनी बनाया था। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत संसाधन, ऑप्शन बी है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ऑप्शन सी है अजैव संसाधन या ऑप्शन डी है अचक्रीय संसाधन। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि पुनः पूर्ति योग्य, है ना। सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य यानी कि एक बार सौर ऊर्जा जो है बैटरी जो है वह डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः उसका चार्ज किया जा सकता है, उसे हम सौर ऊर्जा से चार्ज कर सकते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? ऑप्शन है 100 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 200 नैनोमीटर, ऑप्शन सी है 150 नैनोमीटर या ऑप्शन डी है 250 नैनोमीटर। दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 200 नैनोमीटर। तटरेखा से किसी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, वह सीमा है 200 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये काफी पुराना प्रश्न है। देश की बांधों को भारत का मंदिर जो कहा था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। अगला प्रश्न है कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन है 96%, ऑप्शन बी है 95%, ऑप्शन सी है 96.6%, ऑप्शन डी है 96.5%। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि 96.6%। कुल जल का 96.6% जो है वह महासागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है असम, बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो दोस्तों आप लोग को भी पता है कि जूट उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होती है? तो होती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है वो पश्चिम बंगाल में होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? दोस्तों आप बता दें, है ना। रबी फसल जो होती है वह ठंडे के मौसम में बोई जाती है और गर्मी के मौसम में काटी जाती है। वहीं रबी बोई जाती है ना, और गर्मी के मौसम में काटी जाती है। और खरीफ फसल जो है वह गर्मी के मौसम में बोई जाती है और ठंडा के मौसम स्टार्ट होते ही वो काट ली जाती है। तो खरीफ फसल में हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है मटर। तो गेहूं तो ठंडा के मौसम में बोई जाती है, सरसों ठंडा के मौसम में बोई जाती है, मटर ठंडा के मौसम में बोई जाती है, लेकिन चावल जो है वह गर्मी के मौसम में बोई जाती है, इसलिए चावल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चावल जो हो जाएगा हमारा खरीफ फसल हो जाएगा। क्वेश्चन है पवन पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिल्कुल बिहार तो हो नहीं सकता है, महाराष्ट्र तो हो सकता है, तमिलनाडु नहीं होगा, केरल नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिमी गलियारा, एक्सप्रेसवे, चतुर्भुज राजमार्ग या सीमांत सड़कें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वह सड़कों का एक वर्ग नहीं है, बाद बाकी एक्सप्रेसवे सड़क का वर्ग है, चतुर्भुज राजमार्ग है, सीमांत सड़कें हैं। अगला प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये अपने प्यारे हाजीपुर में आता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में आता है और हाजीपुर का किला जो है वह बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। हाजीपुर का किला जो है वह वर्ल्ड फेमस है।
और मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची है, ये भी वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि 6283 किलोमीटर। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है वह 6283 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये काफी इम्पोर्टेंट कथन है और ये कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। यह कथन जो कहा था वह अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 90 करोड़, ऑप्शन बी है 71 करोड़, ऑप्शन डी है 95 करोड़। दोस्तों 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 71 करोड़। 71 करोड़ है। अब तो और ज्यादा बढ़ चुका है ना, हम लोग 1.25 करोड़ से ऊपर चले गए हैं ना, हम लोग करीब 140 करोड़ की आबादी हो गई है हम लोग की। इस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, ये गलत है। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है ना, आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, लोकतंत्र विविधताओं में सक्षम है, लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहा। सही कथन है, इसको देखना है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि लोक विविधताओं में, ये हमारा सही आंसर है। अगला ऑप्शन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, कितने स्तरीय? 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, 4 स्तरीय है। दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है पंचायती राज स्तरीय है यानी कि 3 स्तरीय है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है वह त्रिस्तरीय है यानी कि 3 स्तर पर पंचायती राज जो है वह काम करती है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है ना, ब्लॉक स्तर पर है ना, ब्लॉक स्तर पर और फिर जिला स्तर पर, 3 स्तर पर, ये 3 स्तर पर जो है सरकारी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार ने, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण ने। तो बिहार में संपूर्ण का नेतृत्व जो किया था वह किया था जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का आवाहन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1988 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिली थी? ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन बी है जनता पार्टी को, ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट पार्टी को है ना, या ऑप्शन डी है किसी पार्टी को नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि जनता पार्टी को। जनता पार्टी की सरकार बनी थी वह बनी थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन में से किस प्रांत में चलाया गया था? तो सेट नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वह कहाँ शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वह आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बड़े समाज में, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले राज्य में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। दोस्तों 29 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में जो है वह सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार होती है? ऑप्शन है एक दलीय सरकार होती है, ऑप्शन बी है द्विदलीय सरकार होती है, ऑप्शन सी है बहुदलीय सरकार होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि बहुदलीय सरकार होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन बी है चंडीगढ़,
ऑप्शन सी है हरियाणा या ऑप्शन डी है गोवा। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि गोवा। भारत में जो है गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। और दोस्तों आपको बता दें भारत में जो है गोवा जो है वो सबसे बाद में आजाद होने वाला राज्य था। गोवा सबसे बाद में आजाद होने वाला राज्य था, ठीक है। और गोवा पर अधिकार जो किया था, गोवा पर अधिकार किसने कर रखा था? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले आए थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए, और गोवा पर अधिकार जो है वो कर रखा था पुर्तगालियों ने, और सबसे बाद में यह आजाद हुआ था। अगला ऑप्शन है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है शिवहर, ऑप्शन डी है नालंदा। तो सीधी सी बात है, पटना राजधानी है तो पटना का ही प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होगा, ठीक है। बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन है 50 रुपये लगता है, 70 रुपये लगता है, 10 रुपये लगता है, इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी। विकल्प संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 22,535 रुपया, 53 रुपया, 22,553 रुपया, 25,496 रुपया, 6,610 रुपया या 54,850 रुपया। दोस्तों 34 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी 25,496 रुपया। अगला क्वेश्चन है वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कौन है? कौन वित्तीय संस्था है? कितने प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती है? 5 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 2 प्रकार के? दोस्तों 35 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 2 प्रकार के। वित्तीय संस्थाएं जो है वह 2 प्रकार की होती है, संस्थागत वित्तीय संस्था और गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। ये 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन है देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कौन है? कितने प्रकार के संगठित बैंकिंग प्रणाली है? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या 1 प्रकार के? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि 2 प्रकार के। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली जो है वह 2 प्रकार की है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहता है? पूर्वी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, है ना, कौन सा बिहार? दोस्तों उत्तर हमारा जो है वह है ना उत्तर बिहार जो है हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता है। उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता है और दक्षिण बिहार सूखा प्रभावित रहता है। इनमें से किस देश को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, काफी फेमस क्वेश्चन है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा जा चुका है। सुनामी को, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जानते हैं, यानी कि महासागर में जो भूकंप होता है उसी को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में बचे जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यानी कि जब किसी को आग लग जाए और वह आग लग जाए तो उसको जलन हो, जलन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक उपचार के रूप में सबसे पहले से ठंडा पानी डालना चाहिए जले हुए स्थान पर, ताकि उसे जलन का जो है एहसास कम हो, जलन का एहसास कम हो और उसे खत्म हो जाता है। अब तीसरा और अंतिम मॉडल सेट जो है हम लोग है ना स्टार्ट करेंगे। तीसरा और अंतिम मॉडल सेट स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है वह बने रहे, आप लोग इस चैनल पर बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह कब पास हुआ था? 1978 में, 1979 में, 1778 में या 1878 ईस्वी में? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह कब लागू हुआ था? दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह लागू हुआ था, पास हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह
पास कब हुआ था, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वह पास हुआ था, है ना। लिप्टन ने लगाया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के समय जो वो था वो ब्रिटेन का, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड लिप्टन था। लिप्टन ने लगाया था और रिपन ने हटाया था। लॉर्ड लिप्टन ने हटाया था, रिपन ने लगाया था। लिप्टन ने लगाया था और रिपन ने हटाया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो सीधी सी बात है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति के व्यापारी कौन थे, इंग्लैंड वासी थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या डच थे। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले जो है प्रथम व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली के थे। अगला क्वेश्चन है कामनारी संगठन किस वर्ष हुआ था, कामनारी संगठन किस वर्ष हुआ था, यानी कि कामनारी संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1832 में, 1815 में, 1820 में या 1881 ईस्वी में। दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 1820 ईस्वी में। कामनारी नामक संगठन की स्थापना जो हुई थी वह 1820 ईस्वी में हुई थी। कामनारी नामक संगठन की स्थापना 1820 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है एड्रियानापोल की संधि कब हुई थी, एड्रियानापोल की संधि कब हुई थी, 1828 में, 1829 में, 1830 में या 1831 ईस्वी में। दोस्तों 5 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 1829 ईस्वी में। एड्रियानापोल की संधि 1829 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन था, हैमिल्टन था, कैक्सटन था, एडिसन था या स्मिथ था। तो इंग्लैंड में मुद्रा कला पहुंचाने का जो काम किया था वह कैक्सटन ने किया था। इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने का काम कैक्सटन ने किया था। वो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों इसको कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। अगला क्वेश्चन है वेस्टरटोस की संधि किस देश के बीच हुई थी, वेस्टरटोस की संधि किस देश के बीच हुई थी। ऑप्शन ए है रूस और इटली के बीच, ऑप्शन बी है रूस और फ्रांस के बीच, ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड के बीच या ऑप्शन डी है रूस और जर्मनी के बीच। दोस्तों वेस्टरटोस की संधि जो हुई थी वह हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच जो हुई थी वह वेस्टरटोस की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, 1943 में, 1930 में, 1940 में या 1950 ईस्वी में। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 1930 में। आर्थिक मंदी की शुरुआत जो हुई थी वह 1930 ईस्वी में हुई थी और आर्थिक मंदी की सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वह अमेरिका को ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है वह ऐसे 1930 नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। आर्थिक मंदी की शुरुआत जो हुई थी वह 1929 ईस्वी से हुई थी। यहाँ पर विकल्प गलत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होना चाहिए था 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आई थी और अमेरिका में आई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है हैब्सबर्ग के द्वारा, ऑप्शन बी है आर्लियस वंश के द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रूवो वंश के द्वारा, ऑप्शन डी है जारशाही वंश के द्वारा। दोस्तों जारशाही वंश तो रूस का है, तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि ब्रूवो वंश के द्वारा। फ्रांस में ब्रूवो वंश के द्वारा, है ना, ब्रूवो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ब्रूवो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों को नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। नीले रंग से किसको दिखाता है, पर्वत को, पठार को, मैदान को या जल को। तो दोस्तों नीले रंग से जल को दिखाया जाता है। नीले रंग से जल को दिखाया जाता है क्योंकि जल जो है वह नीला कलर का होता है
अगला क्वेश्चन है मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? सभी जानते हैं मैदान हरा भरा होता है, तो मैदान को हरा रंग से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दिखाया जाता है? पर्वत को, न पठार को, पठार को, न हिमाच्छादित शिखर को, या ऑप्शन डी मैदान को। बिल्कुल सही है, ये हिमाच्छादित शिखर को यानी कि बर्फ से ढका हुआ शिखर को सफेद रंग से दिखाया जाता है। बर्फ से ढका हुआ शिखर को सफेद रंग से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मिट्टी, स्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? वह रेगुड़ मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है और इसे हम कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि काली मृदा में ही कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वह काली मिट्टी होती है। इसे हम रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में 2001 में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20% या 20.60%? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 19.27%। अगला प्रश्न है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना परसेंट है? 20.60% है ना, 20.55%, 5% या 20% या इनमें से कोई नहीं। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है वह 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर है विकल्प संख्या ए। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? निगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा? दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में सबसे यूरेनियम पैदा किया जाता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम का उत्पादन होता है। यूरेनियम का उत्पादन जो है वह झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत कौन है? तारापुर, कल्पक्कम, नरोवा या कैंगा? दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत जो है वह तारापुर में है। अगला क्वेश्चन है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल में है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, पंचायती राज व्यवस्था में है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है और बिहार में तो इसमें 50% आरक्षण लागू कर दिया गया है माननीय नीतीश कुमार के द्वारा। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ऑप्शन विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकता के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ऑप्शन सी है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। या ऑप्शन डी है एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों का कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया सकता है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? श्रीलंका में, भारत में, बेल्जियम में, पाकिस्तान में? तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी बेल्जियम में। सही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेल्जियम में। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली जो विकसित की गई है वह बेल्जियम में विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संबंध में सही बयान क्या है? तो बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया है, फ्रेंच भाषी और हितों की हितों की उपेक्षा की गई है, या संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाया गया है, या क्षेत्रीय हितों की नजरअंदाज किया गया है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश की भाषा के आधार पर टूटने से बचाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रीलंका कब आजाद हुआ था? दोस्तों श्रीलंका जो आजाद हुआ वो 1948 में आजाद हुआ था, भारत से 1 साल के बाद। श्रीलंका जो आजाद हुआ था वो भारत के 1 साल के बाद जो है वह श्रीलंका आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है
राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? अफसरों के समूह से नहीं, सेनाओं के समूह से नहीं, व्यक्तियों के समूह से, हाँ, किसानों के समूह से नहीं। तो राजनीतिक दल का जो आशय होता है वह व्यक्तियों के समूह से होता है। राजनीतिक दल का जो आशय होता है वह व्यक्तियों के समूह से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है राजशाही, ऑप्शन सी है गैर लोकतांत्रिक या ऑप्शन डी है तानाशाही। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक देशों में है ना व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का अधिकता रहती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यवान मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? ऑप्शन है लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, ऑप्शन बी है समय और धर्म का अपव्यय होता है, ऑप्शन सी विविधताओं का साम्राज्य है, ऑप्शन डी है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि विविधता का साम्राज्य है। लोकतंत्र जो है वह सही मूल्यांकन का आधार होगा इसका, विविधताओं का साम्राज्य है। लोकतंत्र में विविधता देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में भी क्या है, विविधता में एकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 1 अंग है, 3 अंग है, 4 अंग है या 5 अंग है? तो दोस्तों 29 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 3 अंग है। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है ना? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के यह 3 अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है सभी। बिल्कुल ये सही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक देश जो है वो ब्रिटेन भी है, भारत भी है और अमेरिका भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? वस्तु, मुद्रा, चमड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है मुद्रा। मुद्रा से हम किसी वस्तु को खरीद और बेच सकते हैं, इसलिए विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो होता है वह मुद्रा होता है। और मुद्रा को एक अच्छा सेवक भी कहा गया है। मुद्रा को एक अच्छा सेवक भी कहा गया है, क्योंकि मुद्रा से ही क्रय विक्रय किया जाता है, मुद्रा से ही वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं, 1 जुलाई से 30 जून तक नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, हाँ ये सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, भारतीय उपभोक्ता की अधिकांशता है? भारतीय उपभोक्ता में अधिकांश क्या है? क्या है? निष्क्रियता है, जागरूकता है, सक्रियता है या अति जागरूकता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि निष्क्रियता है। भारतीय उपभोक्ता जो है अधिकतर निष्क्रिय है, वे अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, जिससे उनका शोषण होता है। अगला प्रश्न है, WTO का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि WTO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं W फॉर हो जाएगा वर्ल्ड, T फॉर होगा ट्रेड और O फॉर होगा ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है? वह देश कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? अविकसित नहीं, विकसित, हाँ ये होगा सही आंसर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश जो है वह विकसित कहलाता है ना। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है ना, वह अर्ध विकसित कहलाता है। ठीक है, कम होता है वह अर्ध विकसित कहलाता है या अविकसित कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय जो है वो अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
36 का क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को, सभी लोग जानते हैं कि पिछड़ा राज्य जो है वह बिहार ही है। पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार है। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ऑप्शन है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी है मोबाइल, ऑप्शन सी है वॉकी टॉकी या रेडियो। तो दोस्तों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह किसे माना गया है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह सार्वजनिक टेलीफोन को माना गया है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो गरीब से गरीब लोग भी कर पाते हैं। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह सार्वजनिक टेलीफोन को माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है, कब सुखाड़ होता है? कृषि में सुखाड़ कब हो जाएगा? जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या मिट्टी की लवणता के कारण? तो जल के अभाव के कारण में होता है कृषि का सुखाड़। कृषि में सुखाड़ कब हो जाता है? जब जल नहीं रहेगा, मिट्टी में जल की नमी नहीं रहेगी तो कृषि में सुखाड़ हो जाएगा। इसलिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, जल के अभाव के कारण कृषि में सुखाड़ होता है। प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि कहाँ होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को या इनमें से सभी को? तो दोस्तों, 39 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि फसलों को। बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि जो होता है वह फसलों को होता है। बाढ़ से ज्यादा हानि जो है वह फसलों को होता है, क्योंकि फसल जो है बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, आज का अंतिम प्रश्न जो है वह खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा सोशल साइंस का जो है मॉडल सेट खत्म हो जाएगा। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां पर भूकंप का जन्म होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भूकंप केंद्र कहते हैं, ऑप्शन बी है अधिकेंद्र कहते हैं, या ऑप्शन सी है अनुकेंद्र कहते हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं कहते हैं। दोस्तों, 40 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां पर भूकंप का जन्म होता है ना, उस स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल।